तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लाइफलाइन के एक और नई हॉरर और हिस्टोरिकल वीडियो में, जहां हम बात करेंगे मेरे और मेरे दोस्त की स्टोरी के बारे में। जहां क्या कुछ हुआ उसके और उसके भाई के साथ, ऐसी कौन सी घटना थी जिसके कारण उसकी हालात ऐसी हो गई थी, क्यों वह रात भर जगता रहा, क्यों उसे रातों को नींद नहीं आती, सबके बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुकेश और मैं एक ही कंपनी में काम किया करते थे। एक रोज हमें ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। हमारे इससे पहले औपचारिक बातें नहीं हुआ करती थी, पर हमें ट्रेनिंग पर एक दूसरे को जानने का मौका मिला। हमें एक ही कमरे में एक साथ रुकना था। साथ रहकर हम आपस में काफी घुल मिल चुके थे। अक्सर रात को मुझ पर से चादर हट जाती थी तो मुकेश मुझे चादर उड़ा दिया करता था। मैंने उससे पूछा, ऐसा क्यों जगते रहते हो? मेरी आदत है करवट बदल बदल कर सोने की, चादर तो टिकती नहीं है मेरे ऊपर। मुकेश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो शांत नजर आने लगा। रात को सोते समय मुकेश ने जो मुझे बताया वो न केवल दिलचस्प था, बल्कि कुछ ऐसा था जो मैं न तो कभी सुना था और न ही महसूस किया। ऐसा कम ही देखने को मिलता है, बात केवल विश्वास की ही रह जाती है। मुकेश ने कहना शुरू किया, आप शायद यकीन ना करें, 2003 का साल था। टीवी देखना, लाइब्रेरी जाना, दोस्तों से मिलना जुलना मेरी दिनचर्या बन चुकी थी। ऐसे में एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने उसके घर गया हुआ था। पता चला मेरे भाई दिनेश की तबीयत खराब है। मैं तुरंत घर से निकल पड़ा। वहां देखा, फिर परिवार के सभी लोग मौजूद हैं। दिनेश जोरों से चीख रहा है, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो। उसकी हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। 3-4 लोग मिलकर उसे संभाल नहीं पा रहे थे। पिताजी ने कहा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले चलते हैं, पर माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा दिया। दिनेश की चीखें अब भयानक होने लगी थी। कोई उसका सर दबा रहा था, कोई उसकी छाती मल रहा था। नानी ने कहा, इसे पूजा घर में ले चलो। इतना सुनते ही दिनेश जोरों से चीखा। शायद उसे यह बात पसंद नहीं आई। उसे घसीट कर पूजा घर में लाना पड़ा। यहाँ वो और भी जोरों से चीखने लगा। उसे संभालना और भी मुश्किल हो रहा था, तो हमने उसे कुर्सी से बांध दिया। फिर नानी ने उसे प्रश्न किया, बता कौन है तू? सुनकर दिनेश गुस्से में भर गया। उसका सर और छाती अब पट्टी की तरह तपने लगा था। आखिर में उसने अपनी जुबान बाहर निकाली, जो काली पड़ चुकी थी। यकीन नहीं हो रहा था किसी इंसान की जुबान इतनी खींचकर लंबी निकाली जा सकती है। नानी ने फिर अपनी बात को दोहराया, बता कौन है तू, कहाँ से आया है? जहाँ से भी तुम आए हो वहाँ लौट जाओ। बदले में जो कुछ मांगोगे हम तुम्हें देंगे, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। दिनेश ने अपना आपा खो दिया। वो उसी तरह कराहता, दांत पीसता, चीखता चिल्लाता और बेहोश हो जाता। होश में आने पर उसे संभालना मुश्किल हो जाता था। मुझसे यह सब देखा नहीं गया। मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया भी जलाया। रोते रोते भगवान से दिनेश के ठीक हो जाने की प्रार्थना की और वापस दिनेश के पास आ गया। लोगों की भीड़ में भी दिनेश उसी तरह की हरकतें कर रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयानक हो गया। उसका चेहरा एकदम काला हो गया था, आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। यह वो दिनेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फट कर बाहर आ जाएगी। पास जाने पर वो हर किसी को काटने को दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता। और फिर वो शांत हो गया और रोने लगा। मैंने पूछा, तुम कौन हो? क्यों हमें परेशान कर रहे हो? दिनेश ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसी मेरी जान ले लेगा। दिनेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा। वो दिनेश नहीं था, उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोटर में गोल गोल घूमने लगी। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी कि सब अपना मुंह ढककर घर से निकल गए। वापस अंदर जाने पर दिनेश फिर सभी को घूरने लगा। हमने वापस उससे पूछा, तुम कौन हो? फिर वो एक औरत की आवाज में बोला, मैं शहडोल की हूँ, मैं एक तंत्रा हूँ। इसने मुझे जगा दिया है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। और हंसने लगी। हमने कहा तुम जो मांगोगी हम तुम्हें देंगे, पर इसे छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई थी और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, सिंगार का पूरा सामान ला कर दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। जल्द करो, जल्द करो, दफा हो जाओ, ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे मैं चबा जाऊंगी, कच्चा चबा जाऊंगी। हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए। माँ और मैं तेजी से बाहर की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा। माँ बोली, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। मैंने तुझे बताया नहीं, इसने जब अपना पहला असर दिखाया था
तब दिनेश को क्या हुआ था हमें समझ नहीं आया था। दिनेश के साथियों ने हमें बताया उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी, सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पिया। पानी पीते ही दिनेश बेहोश हो गया। उसके साथी चौंक गए। 2 लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो अपनी साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह पर एक शब्द भी नहीं निकला था। उसे इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे हमें कोई परेशानी नहीं हो। तुम ठीक कह रही हो माँ, उसके बाद भी कुछ हुआ जरूर था। क्या मतलब? माँ बोली। मतलब ये माँ कि पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था उसी रात कमरे में सो रहा था। रात के 3 बजे का समय था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और उससे तेज हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आंखें खुल गई। मैंने देखा एक साया मेरे पास खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादल की तरह तैरता मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो साया वहां नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था, पर अब दिनेश की हालत देखकर लगता है वो जरूर कुछ न कुछ था।